जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती। हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार आपका इस अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th की मैथ में चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो यहाँ पर युग्म का मतलब होगा कि आपको दो इक्वेशन वहां पर दी जाएंगी, उनका पेयर दिया जाएगा और उनको सॉल्व करना होगा और उस पर तमाम तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। कई कॉन्सेप्ट हैं जिन पर बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म जो होता है वह कैसा होता है। तो अगर हम लोग बात करें उसके मानक रूप की, तो लिखा हुआ था ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब ये अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो चैप्टर का नाम था कि दो चरों वाले, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें x और y दो चर हो गए, दो वेरिएबल हो गए। और रैखिक वर्ड का मीनिंग ही था जिसकी अधिकतम घात 1 हो, यानी वह चर जिसकी अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं x और y दोनों की जो पावर है वो लीनियर है, यानी कि 1 है। तो मानक रूप जब कभी कोई आपसे पूछे कि दो चरों का जो रैखिक समीकरण होता है उसका मानक रूप क्या होता है, तो आप बताएंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। और जो a b c जो होते हैं वो r होते हैं, मतलब रियल नंबर होते हैं, यानी वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब उसके बाद में इस चैप्टर में जो क्वेश्चन बनते हैं वो समीकरण युग्म पर बनते हैं। वहां पर अलग अलग कंडीशंस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अगर हम लोग सपोज करें कि जो कोई दो समीकरण युग्म होंगे वो कुछ इस टाइप से होंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इस तरीके से अगर दो समीकरण हो तो आपसे कई तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। और इस चैप्टर में इन समीकरण युग्म को जो आपको गिवन होंगे, सॉल्व करने के मेथड्स भी आपको पढ़ाए जाते हैं। और यहाँ पर कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो वो तीनों कंडीशन को हम लोग 1 बाय 1 सीखेंगे। पहली समीकरण में अगर देखा जाए जो आपके गुणांक लिखे हुए हैं, जैसे x का गुणांक a1, y का गुणांक b1 और जो इसका अचर पद है वो c1 है। वैसे ही दूसरी में देखा जाए समीकरण में x का गुणांक a2, y का गुणांक b2 और जो इसका अचर पद था वो c2 था। तो इन गुणांकों को ले करके दो तीन कंडीशंस बनाई गई हैं और इन कंडीशंस की हेल्प से हम लोग ये जो दोनों समीकरण युग्म हैं इन पर कई बातें डिस्कस करेंगे। कई बातें इन पे लागू होती हैं कि इन समीकरण युग्मों का हल कब पॉसिबल होगा, कब नहीं पॉसिबल होगा, कब ये दोनों दिए गए समीकरण युग्म संगत होंगे, कब ये असंगत होंगे, या फिर हम लोग बात करेंगे कब ये दोनों समीकरण युग्म एक दूसरे को मतलब प्रतिच्छेद करेंगे, यानी समीकरण युग्म एक दूसरे को कट करेंगी, कब नहीं कट करेंगी। तो ये सारी बातें यहाँ पर डिस्कस करनी है। तो सबसे पहली कंडीशन ये लिखी है और ये मैं आपको सलाह दूंगा, एडवाइस दूंगा कि आप इन तीनों कंडीशन को लर्न कर लीजिए, इतनी बार पढ़िए कि आपके ये माइंड में बैठ जाए। और ये जो टेबल के फॉर्म में मैंने इसको बना रखा है, ये चीजें अगर आपको याद हो जाएंगी, चीजें अगर आप सीख जाएंगे, तो यहाँ पर इस चैप्टर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप आसान तरीके से कर ले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखा जाए कि जो पहली कंडीशन लिखी है a1 upon a2 नॉट इक्वल्स टू b1 upon b2,
क्या मैंने कहा, मेरे साथ बोलिए, क्या कहा, a1 upon a2 not equals to b1 upon b2। दूसरी कंडीशन है a1 upon a2 equal to b1 upon b2 not equals to c1 upon c2। थर्ड कंडीशन क्या लिखी है, a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2। तो ये तीनों जो है कंडीशन पहले रिमाइंडर में बैठाइए। मैंने क्या कहा, तीनों कंडीशन कौन कौन सी हैं, बारी बारी से बोलिए, आप मेरे साथ साथ में बोलिए। पहली कंडीशन क्या लिखी है, a1 upon a2 not equals to b1 upon b2। दूसरी कंडीशन क्या लिखी हुई है, a1 upon a2 equals to b1 upon b2 not equals to c1 upon c2। और तीसरी कंडीशन क्या लिखी हुई है, a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2। तो ये तीनों कंडीशन है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये दोनों समीकरण युग्म जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखे हुए थे, अगर पहली कंडीशन इसमें अप्लाई होती है, अगर पहली कंडीशन आ जाए तो पहली कंडीशन आने पर ये समीकरण युग्म कौन कौन सी कंडीशन को फॉलो करेंगे, यानी कौन कौन सी बातें इसमें होंगी। तो अगर हम लोग बात करें, पहली कंडीशन जब आती है, यानी इन दोनों समीकरण युग्मों में जब ये पहली कंडीशन अप्लाई होती है a1 upon a2 not equals to b1 upon b2, तब इन दोनों समीकरण युग्म का अगर हम लोग हल के बारे में बात करें कि इनका हल होगा कि नहीं होगा, कैसा होगा, नेचर के बारे में बात करें हल के, तो इन दोनों समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। कितना होता है, अद्वितीय हल होगा। दूसरी बात, जब ये कंडीशन अप्लाई होगी तो समीकरण युग्म संगत भी होता है, यानी कि जब पहली ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी तो इन दोनों समीकरण युग्म को अगर बात करें एक दूसरे को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, तो पहले कंडीशन में दोनों समीकरण युग्म एक दूसरे को जो है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, और लास्ट में एक बिंदु पर अगर कोई दो रेखा युग्म प्रतिच्छेद करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से कट कर रहे होंगे। फिर बात करें दूसरी कंडीशन की, दूसरी कंडीशन क्या लिखी थी, a1 upon a2 equals to b1 upon b2 not equals to c1 upon c2। इस कंडीशन में पहली बात तो दोनों समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, यानी जो सेकंड कंडीशन है उस वाली कंडीशन में दोनों समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। और ये अगर बात करें तो ये असंगत युग्म होंगे, यानी कि दोनों समीकरण युग्म असंगत होंगी और एक दूसरे के लिए समान जो है समांतर होंगी। कैसी होंगी, दोनों समीकरण युग्म समांतर होंगे, और समांतर जो रेखाएं होती हैं वो कुछ इस तरीके से होती हैं। समांतर के बारे में अगर बात किया जाए, समांतर लाइन वह लाइन होती है जिनके बीच की दूरी कम ज्यादा नहीं होती, हमेशा इक्वल रहती है। और अगर दूसरा हम लोग बात करें तो हम सभी ने जो है रेलवे जो है अगर ट्रैक को देखा हो तो वो भी समांतर ही होती है, यानी कि ट्रेन में आपने सफर किया है तो देखा जाए रेलवे का जो ट्रैक होता है वो भी समांतर ही होती है, रेल की पटरियां जो होती हैं वो समांतर ही होती हैं। फिर तीसरी कंडीशन की बात किया जाए तो यहाँ पर तीसरी कंडीशन लिखी थी a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2। इस थर्ड कंडीशन में इन दोनों समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें तो जो थर्ड वाली कंडीशन होती है उसमें दोनों समीकरण युग्म आश्रित संगत होते हैं। क्या होते हैं, आश्रित संगत होते हैं। फिर अगर बात करें तीसरी कंडीशन में ये दोनों समीकरण एक दूसरे के समानांतर होती हैं। समानांतर का मतलब वो दोनों लाइन इस तरीके से होंगी यहाँ पर, यानी कि कुछ इस तरीके से दोनों होंगी, तब हम लोग उनको समानांतर कहेंगे। समानांतर का मतलब एक लाइन दूसरे के ऊपर से ही गुजर रही होगी, यानी पहली वाली लाइन के इनफाइनाइट पॉइंट दूसरी वाली लाइन इनफाइनाइट पॉइंट्स को टच कर रही होगी।
और इसी वजह से तीसरी कंडीशन में दोनों समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और यहाँ पर अगर देखो तो दोनों लाइन, दोनों समीकरण या दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट ही नहीं कर रही थी। तो जब कट नहीं कर रही, इसी वजह से इन दोनों का कोई हल नहीं होता है। और पहली कंडीशन में एक बिंदु पर कट कर रही थी दोनों रेखाएं, इसी वजह से इनका अद्वितीय हल होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो एक बार और मेरे साथ बोलिए, अभी के अभी तुरंत इसको याद करके खत्म करते हैं। तीनों कंडीशन अगर माइंड में है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा जो भी इन तीनों कंडीशन से बनने वाले हैं। तो अगर बात करें कि जो है पहली कंडीशन क्या अभी आपने पढ़ा, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होता है। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। और तीसरी कंडीशन क्या है, a1/a2 equals to b1/b2 equals to c1/c2। तो ये तीनों कंडीशंस हैं। तो अब इसके बाद में ये जो भी बातें लिखी हैं टेबल के फॉर्म में, इनको याद कर लेंगे। और इस चैप्टर में संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। तो संख्या कैसे बनती है, 2 अंकों की, खासकर 2 अंकों की संख्या पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो थोड़ा हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे क्योंकि उसका आइडिया होना चाहिए। तो अगर हम लोग बात करें 2 अंकों की संख्या के बारे में, तो सबको 2 अंकों की संख्या पता है। जैसे मैंने ले लिया 25। अब 25 को अगर आपने उसका अगर एक्सपेक्टेड फॉर्म लिखा हो तो याद होगा, 25 को हम लोग 20 + 5 ऐसे राइट कर सकते हैं। अब उसके बाद और थोड़ा इसको चेंज किया जाए तो 20 को हम लोग 2 × 10 टाइप का लिख सकते हैं और ऐसे 5। तो ये 25 को मैंने इस फॉर्म में लिख करके दिखाया है ऐसे। अब इसको थोड़ा समझना, इसका क्या खेल है, यानी मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, चाहे 25 इस तरीके से राइट करिए, चाहे 25 ऐसे राइट करिए, बात दोनों सही है। बट अगर ये आप देखें तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस लाइन को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर इसमें 2 अंकों की संख्या में इकाई का स्थान जो अंक था वो 5 था और जो दहाई के प्लेस पर अंक है वो 2 है। और जरा इस फॉर्म को देखिए, इस वाले फॉर्म को देखा जाए तो आप देख रहे हो जो इकाई का अंक है वो तो ऐसे लिखा हुआ है 5, बट दहाई का अंक जो होता है वो 10 से मल्टीप्लाई हो गया है। यानी दहाई का अंक 10 से मल्टीप्लाई करके लिखा होता है 2 अंकों की संख्या में। इस चीज को जरा ध्यान से समझना।